हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये वाला हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक 5 मार्क्स वाला जो टॉपिक होता है वो वाला टॉपिक है ये। तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसके अंदर है जो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अराउंड कोई पॉइंट मान के हम क्या करेंगे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये डायग्राम देखिए आप। इसमें क्या है, जो हमारा ये पार्ट है, दिस इज़ आवर सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल जैसे आप अपने कोई भी बैंगल या कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लें ऐसे, ठीक है। तो जो सपोज़ आपकी कोई बैंगल है, उसके अंदर से आप यहाँ से कोई पेंसिल, इस पॉइंट से कोई पेंसिल क्रॉस करवा दो, वो उसकी एक्सिस पॉइंट होता है। और जो इसका डायमीटर होता है किसी भी डायरेक्शन में, वो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, ठीक है। हमें एक्सिस पे लेना है कोई पॉइंट, यानी कि हम क्या करेंगे, सर्कुलर कॉइल हम इस तरह रखी हुई है वो, ठीक है। टेढ़ी कर लो उस कॉइल को, टेढ़ी होके वो जैसे दिखती है, सपोज यहाँ से मैं इसे देख रही हूँ तो ऐसी दिखेगी वो, ठीक है। हमने कंसीडर कर ली। हमने क्या किया, कुछ दूर पे एक पॉइंट कंसीडर किया, दैट इज़ P। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस कॉइल, दैट्स इट। इतना सा ही हमारा है। अब इसमें हमें लेट क्या करना है और कैसे हमें निकालना है वो देखना है। कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि इसका रेडियस है जो A है कॉइल का, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। देन इसके सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है x, और वो एंगल बना रहा है फाई विद बोथ द एंड्स। एंड पे हम सपोज कर लेंगे एक करंट एलिमेंट C, यहाँ पर सपोज कर लेंगे D, जैसे हमने लास्टली सपोज किया था। क्योंकि हमें यहाँ क्या लगाना है, बायट-सॉवर्त लॉ, क्योंकि ये उसी की एप्लीकेशन है, तो उसके लिए हमें करंट एलिमेंट चाहिएगा ही चाहिएगा। नाउ जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट एलिमेंट का, वो लगेगा इस साइड, और जो इसका है फील्ड वो लगेगा इस साइड। इसको हम मान लेते हैं dB, इसको मान लेते हैं dB डैश। डायग्राम आपको दिख रहा है। नाउ व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, हम जो ये वाला और ये वाला एलिमेंट है, ये दोनों ही हमारे किस में नहीं है, एक्स या वाई एक्सिस में नहीं है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है फील्ड। तो इन दोनों फील्ड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिकली या वेक्टर से ऐड तो करना ही पड़ेगा। अब ये वेक्टर्स है तो वेक्टर एडिशन होगा इसमें। वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। इस एंगल को और इस एंगल को देखो, बाय अल्टरनेटिंग एंगल्स ये क्या हो गए, दोनों फाई, ये दोनों फाई। तो अगर मैं इस dB को रिजॉल्व करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट, यहाँ क्या आ जाएगा, कोस। अगर मैं dB डैश को रिजॉल्व करूँ, इधर आ जाएगा कोस कंपोनेंट, इधर आ जाएगा साइन कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ तक हमने जो लिखा है सारा कुछ यही सपोज करके लिखा हुआ है यहाँ भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब आपको पता है दैट dB एंड dB डैश की सिर्फ डायरेक्शन अलग है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है। वो कैसे पता चलेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू बायट-सॉवर्त लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट I dl एट C। जो C पे करंट एलिमेंट है, हम वहाँ पर बायट-सॉवर्त लॉ अप्लाई करेंगे, और उसकी वजह से फील्ड कितना है, dB। तो dB फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, μ0/4π I dl r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। जो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, I और dl के बीच की वैल्यू। वो वैल्यू क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री। अगर हम A को बहुत ज़्यादा स्मॉल लेट करें, कैसे, एक बार डायग्राम में देखो। ये हमारा एलिमेंट C है, इसमें अगर हमारा जो करंट है, करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो कर रहा है इस साइड पे, ठीक है। जो इसकी हम लेंथ लेंगे वो इस पॉइंट पे है, पॉइंट पे लेंथ निकलेगी इस तरह, तो ये हमारा एंगल बना देगा 90 डिग्री। यहाँ पर करंट है इस तरह पॉइंट पे,
तो जब भी हम आई और डी एल के बीच में थीटा की नॉट बिटवीन आई एंड डी, तो हम यहाँ पर जब निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी हमारी 90 डिग्री। ए बहुत छोटा अगर हम सपोज कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर साइन 90 क्या होता है 1, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, और आर की वैल्यू हमने सपोज की हुई है, आर क्या है, आर हमारी ये वाली वैल्यू है। तो अगर मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो आर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हमने वो पुट कर दी वैल्यू यहाँ पर। सिमिलरली डी बी डैश निकालेंगे, डी बी डैश भी सिमिलर सेम वैल्यू निकलेगी, जस्ट दोनों की डायरेक्शन अलग निकल जाएगी, बट मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। इस वजह से जो हमारा डी बी कोस फाई है और डी बी डैश कोस फाई वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट they are opposite in direction, so what happened, they cancel out each other. Now जो db sin थीटा है, db sin फाई और db डैश sin फाई वो सेम डायरेक्शन में है, तो वो क्या करेंगे, हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यही दो देंगे। नाउ अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करते थे, जो हमारा एक्चुअल आया है कंपोनेंट उसको हम इंटीग्रेट करवा देते थे। अब बच्चे क्या सोचेंगे यहाँ पर कि डी बी साइन फाई प्लस डी बी डैश साइन फाई को ऐड करके इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन इनमें से हम किसी एक को ही इंटीग्रेट करवा पाएंगे। क्यों? ये क्वेश्चन हमेशा रहता है बच्चों के दिमाग में और इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखो डायग्राम में आप देखो, यहाँ पर जो आपका डी बी साइन फाई है वो इस कंपोनेंट की वजह से है, और जो डी बी डैश साइन फाई है वो इस कंपोनेंट की वजह से है। सपोज मैं डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट करवाती हूँ तो इसका मतलब मैं पूरे को इंटीग्रेट करवा रही हूँ, और फिर मैं डी बी डैश साइन फाई को इंटीग्रेट करवा रही हूँ फिर पूरे को, यानी कि मुझे रिंग में एक सर्कल की वजह से निकालना था, बट अगर मैं दोनों को इंटीग्रेट करवा रही हूँ तो दो सर्कल की वजह से निकल रहा है। होता क्या है, हमारी ये सपोज ये एलिमेंट सी है, मैं कह रही हूँ इस पे 1 वैल्यू है, तो पूरे पे इंटीग्रेट करवाने का मतलब पूरे पे वैल्यू बताओ, तो पूरे पे वैल्यू निकल गई, तो इसका मतलब एक को ही इंटीग्रेट करवाना सफिशिएंट होगा यहाँ पर। क्योंकि अगर आप दोनों को करवाना चाहते हो तो आपको सर्कल सी के लिए ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, डी के लिए ये वाला पार्ट, तो हाफ ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा ना। अब हम इंटीग्रेट करवा रहे हैं डी बी साइन फाई को, किसी को भी इंटीग्रेट करवा लो वैल्यू एक ही आएगी। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई डी एल साइन फाई 4 पाई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन फाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, सिर्फ डी एल कांस्टेंट नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पर डी एल का इंटीग्रेशन करवाएंगे, बट साइन फाई की वैल्यू चेंज कर देंगे। ए साइन फाई की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ए, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आर, आर की वैल्यू पुट करवा देंगे, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। और जो डी एल है, डी एल मतलब टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल कैसे निकलेगी, उसका सर्कमफ्रेंस है वही उसकी टोटल लेंथ है। अगर ये मेरी वायर है सर्कुलर कॉयल है, तो इसकी टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और मतलब 2 पाई इंटू रेडियस, इसके रेडियस की वैल्यू क्या थी ए। इन सब को जब हम पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन लास्ट में, अलॉन्ग पी एक्स के अलॉन्ग। अब सपोज करो हमारी जो सर्कुलर वायर है वो इस तरह की नहीं है, किस तरह की है, ऐसे टर्न्स वाली है, कॉइल्स वाली टर्न्स वाली। सपोज इसमें एन टाइप ऑफ टर्न्स है, तो इसमें क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे जो लास्ट इक्वेशन आई है उसको। नाउ कुछ स्पेशल केसेस इसके। फर्स्ट केस है व्हेन पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। जो हमारा पॉइंट पी हमने दूर सपोज किया था, सपोज करो वो बिल्कुल सर्कुलर कॉइल के ऊपर ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स है वो हमारा 0 हो जाएगा, एक्स की डिस्टेंस ही नहीं है दोनों के बीच में कुछ। तो जो ये लास्ट इक्वेशन आई है ना, इसमें से हम x को 0 पुट कर देंगे, और हमारे पास वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई ए, ठीक है।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इफ़ P लाइज वेरी फार अवे, अगर पॉइंट P हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर का मतलब सपोज कॉयल तो यहाँ इतनी सी है, इसका A है, और जो हमारा P पॉइंट है वो यहाँ पर है, दिस इज़ X। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी है X से, यानी A स्क्वेयर तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा X स्क्वेयर से, इसलिए A स्क्वेयर प्लस X स्क्वेयर में A स्क्वेयर को इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। A स्क्वेयर की जब भी X स्क्वेयर के साथ बात कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब क्या, सपोज मैं 100 में 1 ऐड करूँ या ना करूँ कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह बट A की सेपरेटली इंडिविजुअली उसकी खुद की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमने पुट करवा दिया इसको एंड दिस बिकम्स, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। नाउ यहाँ पर देखो पाई A स्क्वेयर, यानी ये किसकी इक्वेशन होती है, एरिया ऑफ द सर्कल या एरिया ऑफ द लूप, तो इसको हमने कैपिटल A से डिनोट करवा दिया यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास। अब हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, करंट इनटू एरिया, ठीक है। अब जो N है, N भी इसी के साथ इन्वॉल्व होगा, ये तो एक लूप का एरिया है, टोटल का एरिया क्या आएगा, N इंटू A मल्टीप्लाई बाय I, ये क्या बन गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारी आ गई लास्ट इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ circular coil carrying current when a point lies very far away from the coil, okay? जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया एंड द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। और जो इसकी मैग्नेट SI यूनिट होती है वो क्या आएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। थर्ड केस, लास्ट केस, when point lies on the axis of the coil at a distance equal to the radius of coil, मतलब कि अगर हमारा x a के इक्वल हो जाए तब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में x की जगह a पुट करवा देंगे और उसे पुट करवा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लास्ट इक्वेशन। हमें सभी स्पेशल केसेस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है अंटिल हमें पूछा जाए, जब तक पेपर में पूछा ना जाए तब तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक हम क्या करेंगे, हम तब तक हमारी लास्ट इक्वेशन जो ये है यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। जब कोई स्पेशल केस पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग हमें इक्वेशन निकालनी होती है, और पेपर में जनरली यहाँ तक पूछ के कोई एक स्पेशल केस ही पूछते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेना क्योंकि यहाँ पर बाइट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशंस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, वो तो छोटा लॉ है, ईजी है। जैसे आपका ये तो कूलम्स लॉ है, जैसे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ था वो टफ था निकालना, उसके बाद गॉस लॉ आया वो इजी था। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में जब हम पढ़ेंगे तो हमारा बाइट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशंस थोड़ी लेंथी और मुश्किल है, बट एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल ईजी है। सो अब आपको समझ आ गया तो एक लाइक कर देना वीडियो को, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।